हम्म। हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। मुझे सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, व्यस्त होंगे। आपको पता होना चाहिए यहाँ पे हम लोग इसके लिए मिले। पहले आपको बता दूं इस क्लास में क्या करने वाले हैं हम लोग। क्लास में आपके एमपीपीएससी असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए तो हिस्ट्री का यूनिट 5 उसको करने वाले हैं, जहाँ पे मध्यकालीन भारत का इतिहास, मध्यकालीन भारत का इतिहास करने वाले हैं। पहले एक बात बता दूं मैं आपके लिए, जो मेरे पास नोट्स थे सारी चीजें हट चुकी हैं। कुछ व्यस्तता बहुत ज्यादा बीच में आ चुकी, कुछ मेडिकल इशू आए थे, वो अंकल को अटैक आ गया था, उनकी वापस 3 बार सर्जरी लगातार हुई है। कुछ मैं इन्वेस्ट किया उसमें लॉस हो गया तो वहां पे लगा रहा मैं। कुछ भोपाल में अपना काम रहा, उसमें आना जाना लगा रहा, बहुत सारे वजह रही, बता नहीं सकता कितनी क्या वजह रही। जिनमें से क्लास हट गया था और बीच में आपको पता है डाटा भी लॉस हो गया था पूरा। टेलीग्राम हैक हो गया था, लैपटॉप की हार्ड डिस्क घल चुकी थी, पूरी फॉल्ट हो गई थी, तो सब कुछ चला गया था। बट अभी भी समय बचा हुआ है। आज है 21 तारीख, जहाँ तक है 21 अगस्त है आज आपके पास बैठा हुआ रिकॉर्डिंग करने के लिए। बट डाटा मेरे पास बिल्कुल भी नहीं है, जीरो डाटा पे मैं आपके साथ बैठा हूँ क्लास के लिए। तो मैं क्या कर रहा हूँ, यूनिट 5, यूनिट 6, 7, 8, 9, 10। अच्छा, यूनिट 10 एमपी का हिस्ट्री ऑलरेडी आपका हो चुका है। यूनिट 10 एमपी का हिस्ट्री आपका ऑलरेडी हो चुका था कंप्लीट, वो आपके लिए सफिशियंट है, उससे बार आपको नहीं करना है, ठीक है ना। अब यहाँ पे डाटा तो मेरे पास है नहीं, तो मैं क्या कर रहा हूँ, मैं प्लेन पेज लेके बैठ गया हूँ। यहाँ पे देखो, पूरा प्लेन पेज लेके बैठा हूँ, पूरा ब्लैक एंड व्हाइट, पूरा ब्लैक एंड व्हाइट, पूरा ब्लैक व्हाइट व्हाइट दिख रहा है आपको, तो ये समझो व्हाइट बोर्ड आपके लिए लेके बैठ गया हूँ मैं। अब यहीं पे पूरी क्लास करने जा रहा हूँ। और चूंकि अब क्या है, कंटेंट वैसा नहीं बना हुआ, तो एक ही क्लास में सोच रहा हूँ मैं एक एक यूनिट रिकॉर्ड कर दूं मैं। हो सकता है एक क्लास 10 से 12 घंटे की हो जाए। मैं भी पॉज करके रिकॉर्ड करूंगा, अभी पॉज करके देखना है आपको, ठीक है ना। बट पेन कॉपी आपको लेके बैठना है। शॉर्ट में जो महत्वपूर्ण चीजें हैं, जो इंपोर्टेंट चीजें लिखवा दूंगा। आपको क्लास का पैटर्न पता होना चाहिए। क्लास का जो पैटर्न मैं करूंगा, क्या करूंगा, जो टू द पॉइंट आपका सिलेबस है, सिलेबस की हेडिंग के अनुसार ही मैं आगे बढ़ूंगा, अलग से नहीं जाऊंगा। ऐसा नहीं कि मध्यकालीन इतिहास के हिसाब से पढ़ाऊँ, नहीं। जो आपके एमपीपीएससी एपी का सिलेबस है, उसके हिसाब से ही मैं चलूंगा, उसके हिसाब से ही मैं आगे बढ़ूंगा, ठीक है ना। तो आप हेडिंग डाल सकती हैं, यूनिट 5 एमपीपीएससी, यूनिट 5 मध्यकालीन भारतीय इतिहास, मध्यकालीन भारतीय इतिहास। अच्छा, इसकी पीपीटी वगैरह कुछ मिलेगी क्या? बिल्कुल भी नहीं मिलेगी। आप तो साथ में पेन कॉपी लेकर तो लिखते चलना है, सुनते चलना है, समझते चलना है। क्लास को स्लो में देखना। एक बार अगर आपने क्लास देख ली तो यूनिट 5 आपकी आज पूरी हो जाएगी, इतना मैं बोल सकता हूँ, ठीक है ना। सबसे पहले आपका जो टॉपिक आता है, मध्यकालीन संकल्पना विचार आते हैं, क्या आते हैं? मध्यकालीन संकल्पना व विचार आपको देखने के लिए मिलते हैं। जैसे सबसे पहले आपका आता है सुलह ए कुल। हालांकि कुछ टॉपिक मैं आपको पढ़ा चुका था, बट वापस कर रहा हूँ तो एक साथ ही कर रहा हूँ मैं। सुलह ए कुल आप पढ़ चुके थे। सुलह ए कुल आपको पता होना चाहिए, सुलह ए कुल क्या थी आपकी? अकबर द्वारा अपनाई गई शांति की नीति थी। अब देखो, सारी लाइन नहीं लिखूंगा मैं, शॉर्ट में पॉइंट लिखूंगा, आपको सिर्फ सुनते चलना है और कुछ पॉइंट जो आपको लिख रहा हूँ वो लिखते चलना है। या आप अपने अकॉर्डिंग भी पेन कॉपी चला सकते हैं, लिख सकते हैं। क्या? अकबर के द्वारा अपनाई गई शांति की नीति थी, ठीक है ना। इसका प्रतिपादन किसके द्वारा किया गया था? तो जो अकबर के दरबारी थे, प्रतिपादन, जो अकबर के दरबारी थे, अबुल फजल और फैजी। कौन? अबुल फजल व फैजी के द्वारा इसका प्रतिपादन किया गया था, इस बात को आपको रखना है। और उसने राजत्व के सिद्धांत का प्रतिपादन किया था, जिसमें क्या था, सुलह कुल की नीति में क्या था कि ईश्वर प्रदत्त सभी सुविधाएं किसी धर्म विशेष के लोगों के लिए नहीं होनी चाहिए, सभी धर्मों के लिए होनी चाहिए। शासक न्यायप्रिय होना चाहिए, इसलिए अकबर भी क्या, न्यायप्रिय माना गया है, ठीक है ना। इस बात को आपको रखना है। सुलह कुल की नीति क्या थी कि सभी प्रजा के लिए शांति और सद्भाव अपनाना चाहिए राजा को, राजा के, ठीक है ना, याद रखना। इस नीति का अनुसरण करते हुए बादशाह ने क्या किया था? बादशाह ने स्वयं को ईश्वर का प्रतिरूप बताया था। इस नीति का अनुसरण करते हुए अकबर ने अपनी धार्मिक नीति चलाई थी। इसका मुख्य उद्देश्य क्या था? सिया, सुन्नी, हिंदू, बुद्ध, जैन आदि सभी धर्म के लोगों के प्रति सांप्रदायिक सौहार्द बनाए रखना। क्या? सांप्रदायिक सौहार्द बनाए रखना, इतना आपको याद रखना है इसमें बस, है ना। इतना आपको याद रखना है। अच्छा, तकावी क्या था आपका? एक शब्दावली आती है आपकी, तकावी, तकावी।
ये बात है मध्यकाल की, मध्यकाल हम लोग पढ़ रहे हैं। मध्यकाल की बात है, मध्यकाल में तकावी ऋण हुआ करता था। क्या? तकावी ऋण हुआ करता था कृषि के प्रसार और सुधार के लिए मुगल राज्य द्वारा। क्या? मुगल राज्य द्वारा मुगल राज्य द्वारा किसानों के लिए ऋण दिया गया था। इस बात को आपको रखना, ऋण ऋण- ऋण दिया जाता था, उसको हम तकावी ऋण बोलते। क्या? तकावी ऋण बोलते थे। ये ना याद रखना, सल्तनत काल में मोहम्मद बिन तुगलक द्वारा कृषि को प्रोत्साहन देने हेतु तकावी ऋण को प्रोत्साहन किया गया था। है ना। और जो मोहम्मद बिन के द्वारा टाइम पे शुरू किया गया था, इसको हम लोग क्या सौंधर के नाम से जानते हैं। सौंधर, सौंधर के नाम से जानते हैं। इस बात को आपको याद रखना है, ठीक है ना। इन बातों को आपको याद रखना है। आगे बढ़े हम लोग। आपसे पूछेगा एकता क्या है बेटा, एकता। एकता पूछेगा, एकता क्या है आपसे। क्या रखना, एकता प्रणाली इल्तुतमिश ने भारत में शुरुआत की थी। इल्तुतमिश ने एकता व्यवस्था की शुरुआत की थी। इसका अर्थ क्या था? अर्थ या धन के स्थान पर तनख्वाह के रूप में भूमि प्रदान करना। क्या? आपको वेतन नहीं देंगे हम लोग, क्या करेंगे आपको भूमि, सैलरी नहीं देंगे, क्या देंगे उसके जगह पे आपको लैंड प्रदान करेंगे, भूमि प्रदान करेंगे। एकता व्यवस्था, एकता व्यवस्था की शुरुआत भारत के बाहर फारस क्षेत्र में हुई थी। कहाँ पे? ईरान क्षेत्र में हुई थी। इस बात को आपको याद रखना है। देखो, इस बात को आपको याद रखना है कि भारत के बाहर कहाँ बेटा, ईरान के क्षेत्र में इसकी शुरुआत हुई थी। मैं एक बार वॉइस वगैरह चेक कर लूँ कैसी क्या है। मैंने क्या बोला यहाँ पे, हम लोग क्या एकता को देख रहे थे, एकता उस पर से देखो। एकता, मैंने बोला एकता क्या हुई अपना, वेतन के बदले, तनख्वाह के बदले आपको क्या दे रहे हैं हम लोग, सैलरी ना देके लैंड दे रहे हैं। ठीक है ना, जमीन दे रहे हैं, भूमि दे रहे हैं। भारत में यदि एकता व्यवस्था की शुरुआत मानी जाए तो भारत में पहली एकता, भारत में पहली एकता मोहम्मद गौरी के द्वारा, मोहम्मद गौरी के द्वारा दी गई थी। किसके लिए? कुतुबुद्दीन ऐबक के लिए। कुतुबुद्दीन ऐबक के लिए। कहाँ पे दी गई थी? हांसी क्षेत्र हरियाणा में दी गई थी। हांसी क्षेत्र हरियाणा में दी गई थी। इस बात को आपको रखना है। मैंने बोला कि एकता व्यवस्था की शुरुआत कहाँ से हुई थी? मोहम्मद गौरी से। यदि विश्व स्तर बात करूँ तो ईरान या फारस के क्षेत्र से आपकी एकता व्यवस्था की शुरुआत पहले ही हो चुकी थी। ईरान में, ईरान फारस के क्षेत्र में एकता व्यवस्था की शुरुआत पहले ही हो चुकी थी। प्रॉपर तरीके से एकता व्यवस्था भारत में इल्तुतमिश द्वारा लागू की जाती है। क्या? इल्तुतमिश के द्वारा लागू की जाती है। इस बात को आपको याद रखना, ठीक है ना। भारत में एकता प्रणाली की शुरुआत इल्तुतमिश के द्वारा मानी जाती है। ठीक है ना, याद रखना मोहम्मद गौरी और इल्तुतमिश, नाम याद रखना, अंतर याद रखना। आगे बढ़ते हम लोग। प्रॉपर जजिया, थोड़ा मैं हैंड राइटिंग भी साफ करता हूँ क्योंकि लिखना भी आपको है, तो प्रॉपर लिखूंगा नोट्स के हिसाब से। जजिया क्या था? आपको पता है कि शरीयत में आपके चार प्रकार के कर वर्णित हैं। इस्लाम में शरीयत होती है, शरीयत में चार प्रकार के कर आपके विवृत हैं। खुम्स, जजिया, जक़ात और उस्र। खुम्स, जजिया, जक़ात और उस्र। जजिया और खुम्स को, जजिया और खुम्स को धर्मनिरपेक्ष कर बोलते हैं। अब आप लोग इसमें डाउट में आते हो इस्लाम के कर हैं तो धर्मनिरपेक्ष कैसे है। सबसे पहले डाउट यही आता है कि ये दोनों इतिहास के, सॉरी आपके इस्लाम के कर हैं तो धर्मनिरपेक्ष कैसे हो सकते हैं। पहली डाउट यहीं पे आता है। इसका डाउट आपको ऐसे सॉल्व करना है बेटा, धर्मनिरपेक्ष क्यों है? क्योंकि जो जजिया और खुम्स होते हैं ये गैर मुसलमान लोगों से वसूल किए जाते हैं। गैर मुसलमान लोगों से वसूल किए जाते हैं। ठीक है ना। जजिया का अर्थ होता है मुआवजा। ठीक है ना। जजिया जिनसे वसूल होता है वो जिम्मी कहते हैं। जजिया जिनसे वसूल जाता है उनको क्या, जिम्मी कहा जाता है। इस बात को आपको रखना है। इसकी वसूली किस आधार पर? सुरक्षा के आधार पर, कि आपको सुरक्षा देना। वो लोग जो सैनिक सेवाएं नहीं देते थे उनकी सुरक्षा का और मुसलमानों पर पड़ गया, अर्थात वो राज्य में रहते थे तो उनकी सुरक्षा कौन करेगा? मुसलमान करेंगे। तो इसलिए उनकी सुरक्षा के एवज में उनको जजिया वसूला जाता था। ब्राह्मणों से, स्त्रियों से, बच्चियों से, अनाथों से, अंधों से, विधवाओं से। क्या? ब्राह्मणों से, स्त्रियों से, बच्चों से, अनाथों से, अंधों से, विधवाओं से।
इनसे कभी भी जजिया नहीं वसूला जाता था। ठीक है ना? आपसे पूछा है अकबर का, हालाँकि समय-समय पर बहुत सारे ऐसे जो शासक रहे उन्होंने इन पे भी लगाया हुआ है, जैसे औरंगज़ेब जैसे शासक रहे, जिन्होंने सभी पर लगाया हुआ है। आपका रखना अकबर से पूछा अकबर ने जजिया की शुरुआत कब की थी? अकबर ने 1564 में जजिया लागू किया था। 1564 में जजिया को हटा दिया था। और औरंगज़ेब ने 1679 में 79-80 हाँ, 1679 में क्या वापस जजिया लगा दिया था। आपको बता दूं, फिरोज शाह तुगलक एक ऐसा शासक है, FST एक ऐसा शासक है जिसने क्या ब्राह्मणों से भी ब्राह्मणों से भी जजिया वसूल किया था। इस बात को आपको याद रखना, ठीक है ना? ठीक ठीक। हालांकि कुछ इतिहासकार ऐसा कहते हैं कि जजिया का कार्य ब्राह्मणों द्वारा किया जाता था जजिया वसूलने का, इसलिए उनको इस तरह से मुक्त रखा जाता। बट ऐसा कुछ नहीं, आपको जो पॉइंट याद रखना है अकबर, औरंगजेब, FST, बस। ठीक है ना? चलो आगे बढ़ते हैं। हम लोग उम्मीद है आपको ऐसे इस तरीके से भी आपको समझ में आ रहा होगा। मैं बहुत स्लो प्रयास करूँगी, आराम आराम से हो जाएगा, वो करवा भी दूंगा मैं। अब ना भूमि एक प्रकार की दान में दी गई भूमि है। क्या? दान में दी जाने वाली भूमि है, इस बात को आपको रखना है। यहाँ पर विजयनगर शासकों द्वारा अपने सेना नायकों के लिए, इसके द्वारा विजयनगर शासकों द्वारा अपने सेना नायकों के लिए दी जाती थी। चलिए, तो अमरम व्यवस्था कहाँ से संबंधित है? विजयनगर से संबंधित है, ठीक है ना? यह एकता व्यवस्था की तरह ही है। एक बार से एकता प्रणाली में क्या वेतन के बदले अधिकारियों को भूमि दी जाती थी, वैसे ही इसमें कुछ होता है। ठीक है ना? जो यहाँ से सेना नायकों को राजस्व मिलता था, उसके बदले में एक सैन्य टुकड़ी रखते थे, ठीक है ना? ठीक। और जो अमरम भूमि रखते थे सेना नायक, उनको अमर नायक, तो आपसे पूछते हैं अमर नायक व्यवस्था कहाँ पे थी? अमर नायक व्यवस्था कहाँ पे थी? विजयनगर साम्राज्य में थी। ये लोग क्या करते थे, जो भूमि मिलती थी वहां से जो उनको राजस्व मिलता कर मिलता था, उससे क्या अपनी एक सैनिक टुकड़ी रखते थे। तो सैनिक अधिकारी आपको कहलाएंगे अमर नायक। क्या? आपके सैनिक अधिकारी भी कहलाएंगे, ठीक है ना? अमर नायकों की स्थिति सैनिक सामंत जैसी थी, जो केंद्रीय राजस्व का अंश चुकाकर उस भूमि पर अपना प्रशासनिक और सैनिक नियंत्रण रखते थे। ठीक है, एक हिसाब से सैनिक सामंत आपके हो गए, क्या हो गए? सैनिक सामंत की बात ये काम कर रहे हैं। और मुझे उम्मीद है आपको इस तरीके को थोड़ा तो समझ में आ रहा होगा। एक क्लास में बैठे आप लोग, क्लास से जुड़ भी जाएंगे, आपको चीज समझ में आएगी। थोड़ा मैं भी प्रॉपर लिखने का ट्राई करता हूँ एक तरीके से, जिससे आप लोग नोट्स करते जाए, ठीक है ना? याद रखना, भाई आक्रमण के समय अपनी सैन्य सहायता भी प्रदान करते थे राजाओं के लिए। हालांकि सामंतों का यहाँ पे अमरम भूमि जो थी, इसमें वंशानुगत अधिकार नहीं था, इस बात को आपको रखना। अमरम भूमि वंशानुगत नहीं होती थी, वंशानुगत भूमि नहीं है, इस बात को भी आपको याद रखना है, ठीक है ना? आगे बढ़े हम लोग चौथ चौथ की बात करते हैं हम लोग। चौथ क्या है बेटा? चौथ की बात क्या है? तो आपको पता है मराठा साम्राज्य में एक प्रकार का कर था, कहाँ पे? मराठा साम्राज्य में एक प्रकार का भू राजस्व था चौथ, जिसकी शुरुआत किसके द्वारा? शिवाजी महाराज के द्वारा की गई थी। शिवाजी महाराज के द्वारा शुरुआत की गई थी, ठीक है ना? इस बात को आपको रखना है। एक बार का ऐसा करता जो मराठा अपने, जैसे मान लो मराठा क्षेत्र है, ठीक है? मराठा क्षेत्र है आपका, तो ये लोग चौथ कहाँ से, मराठा क्षेत्र से नहीं बल्कि इसके बाहर से वसूलते थे। मराठा क्षेत्र के बाहर से वसूला जाता था, ठीक है ना? क्यों? क्योंकि जब चौथ वसूलते थे तो मराठा शासक आश्वासन देते थे कि हम कभी आप पर आक्रमण नहीं करेंगे, तो आक्रमण की सुरक्षा के बदले में चौथ की वसूली की जाती थी। इस बात को आपको याद रखना है, ठीक है ना? चौथ कितना होता, जैसे चौथ दिख ही रहा 1.4, चौथ वन एक चौथा ही होता था आपका। इस बात को आपको रखना है। इसका प्रयोग मराठाओं ने किसको अपनी सैन्य शक्ति के विस्तार के लिए किया था, ठीक है ना? इससे मराठाओं की राजनीतिक शक्ति और सैनिक शक्ति मजबूत हुई थी, ठीक है ना? अब आते हैं पोलीगर क्या होते हैं। पोलीगर भी होता है बेटा। पोलीगर क्या होता है? पोलीगर, तो पोलीगर भी विजयनगर साम्राज्य के समान है। कहाँ पे? विजयनगर साम्राज्य में ही है। विजयनगर साम्राज्य की व्यवस्था है। जो अमर नायक हैं, अमर नायक, जिनको हम सैनिक सामंत कहते हैं,
उन्हीं को हम लोग पोलीगर के नाम से जानते हैं, उन्हीं को हम लोग क्या, पोलीगर के नाम से जानते हैं, ठीक है ना। पोलीगर क्या करते थे, एक निश्चित संख्या में सेना रखते थे, ठीक है ना, याद रखना। जागीर क्या होती है, जागीर, जागीर क्या होती है, तो यार हम मुगल काल में जागीर की भूमि की इकाई बन चुकी थी, भूमि की इकाई। जो जागीर रखता था उसको जागीरदार कहते थे, जो जागीर रखता था उसको अपन लोग क्या, जागीरदार के नाम से जानते थे। जो मनसबदार होते थे, जो बड़े अधिकारी होते थे, उनको वेतन के बदले जो भूमि दी जाती थी वो हम जागीर कहते हैं, क्या, जागीर कहते हैं, ठीक ना। जिन मनसबदारों को नगद वेतन मिलता था उन्हें जागीर नहीं दी जाती थी, लेकिन जिनको नगद वेतन नहीं मिलता था उन्हें अपन क्या, जमीन देते, भूमि का टुकड़ा देते, उसको जागीर कहते हैं, ठीक ना। ये एक हिसाब से यार ये मुगल काल की व्यवस्था है, जबकि मुगल काल की व्यवस्था है जागीर, याद रखना। यह किसी आपकी सल्तनत काल की एकता व्यवस्था के ही समान है, एकता व्यवस्था के ही समान है। अब मनसब क्या होता है, ये शब्दावली आपके सिलेबस में दी गई बेटा, मैं रसने बता रहा हूँ, ये आपके ऑलरेडी सिलेबस में दी गई, मैं वही आपकी शब्दावली बता रहा हूँ। मनसब क्या होता है, मनसब, तो वही मनसब या ओहदा या पद, इसको हम ओहदा बोलते हैं, पद बोलते हैं। इसकी शुरुआत भी मध्य एशिया में हुई थी, इसकी शुरुआत कहाँ पे, मध्य एशिया में हुई थी मनसब की भी। क्या क्या चीज, ये आपकी प्रशासनिक व्यवस्था है, पद प्रशासनिक व्यवस्था है, इस बात को आपको रखना। किस काल में, मुगल काल में, मुगल काल में प्रशासनिक व्यवस्था है। अच्छा मनसब का अर्थ क्या होता है, पद होता है, स्थान होता है या ओहदा होता है, जो व्यक्ति का होता है पद होता है, ठीक है। मनसब प्राप्त व्यक्ति को क्या मनसबदार कहते हैं, मनसब प्राप्त व्यक्ति को मनसबदार कहते हैं। जैसे मुगल काल में अमीर वर्ग थे, सरदार थे, सैनिक थे, ठीक है ना। जो मनसबदारी व्यवस्था थी दशमलव प्रणाली पर आधारित थी, किस पर, दशमलव प्रणाली पर आधारित थी, इस बात को आपको रखना है। दशमलव प्रणाली पर आधारित थी, इस बात को आपको रखना है। आईने अकबरी में लगभग, आईने अकबरी किसकी, अबुल फजल की, आईने अकबरी में लगभग 66 मनसबों की श्रेणी की जानकारी मिलती है। पूछा गया है कितनी, 66 मनसबदारों की श्रेणी की जानकारी मिलती है, ठीक है ना, ठीक। अच्छा और अबुल फजल लगभग 33 मनसबों की जानकारी देता है, ठीक है ना। मनसब का प्रयोग वेतन भत्तों के लिए होता था। ऐसी आपकी चलती देशमुख व्यवस्था, क्या, देशमुख, मनसब के अलावा ऐसी व्यवस्था तो देशमुख होती, क्या होती है। अच्छा आईने अकबरी किसकी बुक है, मैंने अबुल फजल बोल दिया है, एक बार बता किसकी बुक है, जल्दी किसकी बुक है आईने अकबरी, तो देशमुख क्या बेटा, देशमुख मराठों के अधीन एक व्यवस्था है ग्रामीण प्रशासन की, किसकी बेटा, ग्रामीण प्रशासन की, इस बात को आपको रखना है। जो ग्रामीण प्रशासन का प्रमुख होता था उसको देशमुख कहते थे। देशमुख क्या, संपूर्ण ग्रामीण क्रियाओं का जिम्मेदार होता था। इससे मुकद्दम, खुद, चौधरी आदि की संख्या दी जाती थी। ये अनुवांशिक हुआ करते थे, क्या, आपके देशमुख अनुवांशिक हुआ करते थे। तो आज भी देखो आप लोग, आपको महाराष्ट्र क्षेत्र में देशमुख मिलेंगे, देश पांडे मिलेंगे, है कि नहीं, अनुवांशिक हुआ करते थे, यह याद रखना। तथा जागीर और संपत्तियों के हस्तांतरण संबंधी रिकॉर्ड अपने पास रखते थे। एक हिसाब से पटवारी मान लो या राजस्व अधिकारी मान लो, स्थानीय जनता से कर वसूलते थे और उन्हें क्या, केंद्रीय राजस्व तक पहुंचाते थे। तो ग्रामीण प्रशासन का प्रमुख होता था कौन, आपका देशमुख। एज ए राजस्व अधिकारी काम करता था, जैसे पटवारी काम करता है वैसे ही राजस्व अधिकारी काम करता था, ठीक है। अब आते हैं नाड़ू। नाड़ू क्या होते हैं, एक नया शब्द आता है नाड़ू। नाड़ू क्या होता है बेटा, आपको पता है नाड़ू क्या, आपका चोल साम्राज्य की इकाई है, चोल साम्राज्य की प्रशासनिक इकाई है। संपूर्ण आपको पता होना चाहिए चोल साम्राज्य को क्या, चोल साम्राज्य को अपन मंडलों में बांटते हैं, मंडलों में बांटते थे जो कि प्रांत स्तर पर होते थे, और मंडलों को वलनाडु में बांटते थे, वलनाडु में बांटते थे, ठीक है ना। फिर आपके नाड़ू, जो आपके वलनाडु को फिर क्या, नाड़ू में आधुनिक जिला, नाड़ू के आपके आधुनिक जिले के समान है। जैसे छतरपुर हो गया, टीकमगढ़ हो गया, ऐसे जिले आपके जो होते हैं आधुनिक जिले के समान है, इस बात को आपको रखना है। नाड़ू, वलनाडु, मंडल, ठीक है ना।
यार रखना आपसे, जो नाड़ू का जो प्रशासन था उसके अधिकारी को कहते थे नट्टार कहते थे। जो आपके नाड़ू है, नाड़ू नाड़ू की जो संचालन, प्रशासनिक संचालन एक सभा के द्वारा किया जाता है, इसको हम क्या नट्टार सभा बोलते थे, नट्टार। नट्टार सभा के द्वारा प्रशासन का संचालन किया जाता था। यह जिला परिषद की भांति कार्य करती थी। उसके अंतर्गत आने वाले सभी गांव के प्रतिनिधि इसमें होते थे। इसका मुख्य काम क्या था, राजस्व प्रशासन करना था, ठीक है ना, राजस्व प्रशासन करना था। आपका रखना आगे जाके न्यायांकर व्यवस्था भी आपको देखेगी और आमंकर व्यवस्था, न्यायांकर और आमंकर व्यवस्था भी आपको देखेगी कहाँ पे, विजयनगर साम्राज्य में, जो कि आपकी स्थानीय स्वायत्तता से संबंधित होगी। तो इस प्रकार से जो शब्दावली आपकी यूनिट 5 में दी गई है वो आपके यहाँ पे कवर होती है। हम लोग आगे बढ़ते हैं। अब आपके आते हैं मध्यकालीन इतिहास को जानने स्रोत, मध्यकालीन इतिहास को जानने संबंधित स्रोत। एक बार मैं क्लास को चाहूँ तो पॉज करूँ यहाँ पे, आप लोग ऊपर से रिवाइज, एक बार रिवाइज करके आओ जल्दी से, क्लास को पॉज करो, ऊपर ऊपर रिपीट करो जल्दी से। मध्यकालीन इतिहास को जानने के स्रोत। आपको पता है इतिहास को जानने के सिर्फ दो प्रकार के स्रोत होते हैं, एक लिखित साक्ष्य होता है, एक आपका पुरातात्विक साक्ष्य होता है। और इसको बहुत अच्छे से हम लोग पढ़ते आ रहे हैं कि जैसे हमने स्टोन एज पढ़ा था, सिंधु घाटी सभ्यता पढ़ी थी, ताम्रपाषाण काल पढ़ा था, ठीक है ना, आपकी महापाषाण काल पढ़ा था, वहां पे मोस्टली हमें पुरातात्विक साक्ष्य मिले थे। वैदिक काल में हम लोग क्या करते हैं, वैदिक काल आते हैं तो साहित्यिक साक्ष्यों पर निर्भर होते हैं। फिर आपके उत्तर वैदिक काल, महाजनपद काल से साहित्य और पुरातत्व दोनों चलते हैं। लेकिन जैसे जैसे इतिहास नजदीक आता है, वर्तमान के नजदीक आता है, वैसे वैसे लिखित साक्ष्य बढ़ते जाते हैं, पुरातत्व का महत्व कम होता जाता है। हालांकि पुरातत्व की कुछ इतने स्थापत्य हैं मध्यकाल में जो कि वर्तमान में भी देखने को मिलते हैं, इसलिए इनको नकारा नहीं जा सकता है। तो यहाँ पे इतिहास लेखन में हम लोग क्या लिखित और अलिखित दोनों को पढ़ेंगे। इसमें धार्मिक होता है, विदेशी होता है, धार्मिकेतर होता है, ये सब आपको पता है। इन शॉर्ट चलो रिवीजन क्लास समझो आप लोग। इन शॉर्ट सबको धार्मिक, धार्मिकेतर, विदेशी साहित्य, ठीक है ना, विदेशी साहित्य, इसमें क्षेत्रीय साहित्य भी सारा जुड़ जाएगा आपका, क्षेत्रीय साहित्य इसमें जुड़ जाएगा, याद रखना। यहाँ पे वही चीज आपकी इमारतें आ जाएंगी, भवन आ जाएंगे, मुद्राएं आपकी आ जाएंगी, ठीक है ना, आपके जो स्थापत्य में बहुत सारे सिक्के आपके होते हैं वो आपके आ जाएंगी, स्थापत्य की शैली आपकी आ जाएंगी, ठीक है। इनमें सारी चीजें आपकी इसमें आ जाती है, किसमें, इसमें आपके पुरातत्व में। मुद्रा शास्त्र भी इसमें आ जाएगा, आपका अभिलेख भी इसमें आ जाएगी, ठीक है ना। अब यहाँ पे चूंकि मध्यकाल तक आते थे अभिलेखों की मात्रा कम हो जाती है। अब जो अभिलेख आपको मिलते हैं अशोक के समय काल वाले नहीं मिलते हैं। आपको जो अभिलेख मिलेंगे इस टाइम पे आपको इमारतों पे, भवनों पे बने हुए मिलेंगे कि किसने बनवाया, किसने क्या दान दिया, किसने क्या कांड किया, वही आपको अभिलेख देखने के लिए मिलेंगे यहाँ पे, ठीक है ना। आपको अलग से अभिलेख देखने को नहीं मिलेंगे आप, बराबर ना। तो यहाँ पे मध्यकालीन भारतीय इतिहास के जानने की स्रोत की बात करते हैं हम लोग। तो सबसे पहले बात करेंगे पुरातात्विक स्रोतों की, किसी बेटा पुरातात्विक स्रोतों की, इसी की हम कहानी बढ़ते आगे, ठीक है। इसमें पुरालेख साख, अब तो क्या क्या आना है वो आपको पता है, ये इसमें देखो, इसके अंदर आपका पुरालेख भी आ जाएगा जो कि कब मिलेंगे यहाँ पे, मतलब जो आपके एपिग्राफिक्स हैं, लेख हैं जो आपके, ठीक है ना। इसमें आपका मुद्रा शास्त्र आ जाएगा, इसी में आपका ये जो भवन इत्यादि होते हैं वो आपके आ जाएंगे। इसमें बहुत सारी चीजें आपके आ जाएंगी, इसमें मस्जिद आ जाएंगे, मकबरे आ जाएंगे, स्मारक आपके आ जाएंगे, ठीक है ना, बहुत सारी चीजें आपके आ जाएंगी, ठीक है ना, बहुत सारी चीजें आ जाएंगी। शुरुआत करते हैं लोग पुरालेख से, शुरुआत करते हैं पुरालेख से। अब बोलो मैं सारी चीज लिखवा क्यों नहीं रहा हूँ, मैं बस इसलिए लिखवा रहा हूँ कि भाई कंटेंट लिखा हुआ नहीं है, मैं ओरली आपको बता रहा हूँ, तो सब आप सुनते चलना, और जो मेन पॉइंट रहेगा आपके एग्जाम ओरिएंटेड वो पॉइंट मैं यहाँ पे लिखूंगा, ठीक है ना, वो पॉइंट मैं यहाँ पे लिखूंगा। आपने ऊपर से अभी तक रिवाइज कर लिया पूरे एक बार, ऊपर से यहाँ तक रिवाइज कर लिया आपने, हाँ या ना में जवाब देना। और मैं यहाँ पे एक चीज आपको शेयर करूंगा, मैंने आपको क्यूआर कोड भी शेयर किया था। अगर आपको क्लास सच में पसंद आ रही है तो आप इस पर थोड़ा बहुत सपोर्ट कर सकते हैं, बहुत ज़्यादा नीड भी अभी, तो आप चाहो तो सहायता कर सकते हो, स्कैन करो, पेमेंट तुरंत कर सकते हो इस पर, ठीक है ना। यदि आपको क्लास पसंद आ रही है, हाँ कुछ है आपके लिए। चलो पुरालेख की बात करते हैं। तो सल्तनत काल में आप सुनना, आपको सल्तनत काल में अशोक के जैसे अभिलेख नहीं मिलेंगे, आपको स्वतंत्र अभिलेख नहीं मिलेंगे यहाँ पे ज़्यादा। आपको यहाँ पे सल्तनत काल में, मुगल काल में आपको स्वतंत्र अभिलेख नहीं मिलेंगे। आपको यहाँ पे जो अभिलेख मिलेंगे आपको स्मारकों पे मिलेंगे, भवनों पे मिलेंगे, या जो जलाशय वगैरह बनवाए गए वहां पे मिलेंगे आपको। यहाँ पे आपको अलग से अभिलेख नहीं मिलेंगे, मिलेंगे वो नगण्य मात्रा में, कम मात्रा में,
इससे नगण्य मात्रा में, कम मात्रा में आपको देखने को मिलेंगे, ठीक है ना। यहाँ पे जो अधिकांश अभिलेख है, यहाँ पे अधिकांश अभिलेख आपको व्यक्तिगत मिलेंगे। यहाँ पे आपको प्रॉपर, यहाँ पे आपको राजा महाराजा द्वारा जो खुदे अभिलेख है वो भी आपको कम मिलेंगे, बट अभिलेख जो आपको मिलेंगे व्यक्तिगत मिलेंगे। लेकिन व्यक्तिगत जैसे मैं हूँ, अब मैं अपने आप को एक महान व्यक्ति बताना चाहूंगा, अपने आप को बड़ा व्यक्ति बताना चाहूंगा, तो मैं बोलूँगा मैं अपने क्षेत्र के विधायक के साथ काम करता हूँ, मैं अपने क्षेत्र के मंत्री के साथ काम करता हूँ, संतरी के साथ काम करता हूँ, फलाना ढिकाना। तो ऐसे उस टाइम पे जो व्यक्तिगत अभिलेख लिखे हैं उसमें भी राजाओं के नाम मिलते हैं, तिथियों का उल्लेख मिलते हैं, ठीक ना। ठीक। और जैसे ही मुगल काल में जाएगा वहां पर तो इनकी सीमा और कम हो जाएगी, वहां पे तो बहुत कम इनकी हो जाएगी, ठीक है ना। जैसे आपको मिलेगा अजमेर में, अजमेर में आपको एक स्थापना मिलता है अढ़ाई दिन का झोपड़ा। क्या? अढ़ाई दिन का झोपड़ा। तो वहां से आपको एक अभिलेख मिलता है जिसमें लिखा गया है, जिसमें स्पष्ट लिखा गया है, सुन लेना अच्छे से, इसमें स्पष्ट लिखा गया है कि इस मस्जिद का निर्माण अनेक मंदिरों की सामग्री का उपयोग करके किया गया है, ठीक ना। उस पर चौहान शासक, इसी अभिलेख पर, तो अढ़ाई दिन का झोपड़ा है, इस पर लिखा गया है कि इस मस्जिद का निर्माण, एक मस्जिद है कुतुबुद्दीन ऐबक ने बनवाई थी, आपको पता होना चाहिए। इस मस्जिद का निर्माण अनेक मंदिरों को तोड़कर किया गया है उनके अवशेषों पर। इसी अभिलेख पे आपको विग्रह राज द्वारा रचित, विग्रह राज चतुर्थ द्वारा रचित हरिकेली नाटक के कुछ अंश भी आपको देखने को मिल जाएंगे। हरिकेली नाटक के कुछ अंश भी आपको देखने के लिए मिल जाएंगे। लेकिन आपको पता होना चाहिए अजमेर का निर्माण किसने कराया था अढ़ाई दिन के झोपड़े का? कुतुबुद्दीन ऐबक ने कराया था, कुतुबुद्दीन ऐबक के द्वारा कराया गया था, ठीक ना। ऐसे ही आपको बलबन के समय पे एक अभिलेख मिलेगा, बलबन के समय पे आपको पालम बावली अभिलेख मिलेगा। क्या? पालम बावली अभिलेख मिलेगा बलबन के समय का, ठीक ना। इसमें आपको दिल्ली का, इसमें क्या मिलता है आपको, इसमें जानकारी मिलती है दिल्ली का प्राचीन नाम, दिल्ली के प्राचीन नाम की जानकारी मिलती है। क्या है बेटा? योगनीपुर है, योगनीपुर है, दिल्ली के प्राचीन नाम योगनीपुर है। कहाँ से जानकारी मिलती है? बलबन के द्वारा पालम बावली अभिलेख से, ठीक ना। क्या रखना, ऐसी अलाउद्दीन खिलजी के समय एक अभिलेख मिलता है, अलाउद्दीन खिलजी के समय एक अभिलेख मिलता है जिसमें उसको विश्व विजेता कहा गया है, जनता का चरवाहा कहा गया है। क्या? विश्व विजेता कहा गया है, जनता का चरवाहा कहा गया है। इस बात को आपको करना है। ऐसी मोहम्मद बिन तुगलक, एमबीटी के टाइम का, एमबीटी के टाइम का एक अभिलेख मिलता है मोहम्मद बिन तुगलक के टाइम पर, उसमें उसको विश्व का सुल्तान कहा गया है, विश्व का सुल्तान कहा गया। तो अलाउद्दीन को विश्व विजेता, जनता का चरवाहा, यहाँ पे विश्व का सुल्तान एमबीटी को कहा गया है, ठीक है, याद रखना। और इसी में इसकी उपाधि, एमबीटी की उपाधि जूना खां मिलती है अभिलेख में आपको। तो अभिलेखों से जो जानकारी मिली वो हम लोग यहाँ पे देख रहे हैं, ठीक है ना। मुगल काल में आपको और भी अभिलेख मिलते हैं, जैसे दिल्ली के दीवाने खास की छत पर मिल जाएगा अभिलेख, वहां पे लिखा गया है गर फिरदौसी वर रूमी जमा अस्त अमा अस्त अमा अस्त, अर्थात धरती पर कहीं स्वर्ग है तो वह यहीं पर है, ठीक है ना। दीवाने खास पर, दिल्ली के दीवाने खास पर लिखा है, क्या लिखा है? दिल्ली पर कहीं स्वर्ग है तो यहीं पर है, ठीक है ना। इस बात को आपको रखना है। अभिलेखों से यहाँ पे आपको क्वेश्चन नहीं आते, अभिलेख से क्वेश्चन आते हैं प्राचीन भारत में आते हैं, इस काल में नहीं आएंगे। यहाँ पे क्वेश्चन आएंगे आपको मध्य काल में, सिक्कों से आएंगे, स्थापत्य से आपको क्वेश्चन आएंगे, ठीक है ना। आपके क्षेत्रीय स्थापत्य से आ सकते हैं। दो अब देखते हैं मुद्रा शास्त्र पे आते हैं, मुद्रा शास्त्र। सिक्कों को देखते हैं हम लोग मध्यकालीन भारत में, सल्तनत कालीन सिक्के और मुगल कालीन सिक्के, ठीक है ना। तो आपको पता है तुर्कों के आगमन के साथ एक अच्छी चीज क्या होती, मुद्रा प्रणाली की तरह से एक नया चीज इस शुरुआत की हुई, एक प्रॉपर आपको मुद्रा प्रणाली देखने को मिलेगी। प्रारंभ में तुर्कों के द्वारा प्राचीन मुद्रा प्रणाली को अपनाया गया था, लेकिन समय के साथ क्या उन्होंने कलात्मक विकास किया, ठीक है ना। और इन्होंने सिक्कों पर पुनर्निर्माण किया, सिक्कों का महत्व बढ़ता गया, जैसे जैसे साम्राज्य विस्तार होता गया वैसे वैसे सिक्कों का विस्तार होता गया। अब आपसे बोलूं कि मान लो मैं अंकित जैन, एक मैप बनाया मैंने, सिक्कों का यूज, अब तो ये चीज ऑलरेडी हम लोग पढ़ चुके हैं, सिक्कों से इतिहास कैसे लिखते हैं क्या करते हैं। मैंने बोला मैं इस क्षेत्र में शासन करता हूँ,
लेकिन मेरे सिक्के आपको यहाँ से ही मिल रहे हैं, तो मतलब कहीं ना कहीं मेरा प्रभाव यहाँ तक भी रहा होगा। मेरे सिक्के यहाँ पे मिल रहे तो मेरा प्रभाव यहाँ पे, अब वो प्रभाव व्यापारिक हो सकता है, सांस्कृतिक हो सकता है, राजनीतिक हो सकता है, आर्थिक हो सकता है, किसी भी प्रकार का प्रभाव हो सकता है, ठीक ना। जैसे केंद्रीय मुद्रा है, तो यहाँ पे आपको मुद्रा देखने को मिलेगा, ठीक ना। जैसे आपको सल्तनत काल में सिक्के जो सबसे पहले मिलेंगे आपको मोहम्मद गौरी के सिक्के मिलेंगे। यार ना मोहम्मद गौरी सबसे पहले किसके देखे हम लोग, मोहम्मद गौरी के सिक्के, मोहम्मद गौरी के सोने के सिक्के। इनका जो ग्राम भार होता था आपका, इनका जो भार 64 ग्राम से लेकर 66.5 ग्राम तक होता था। याद रखना, मोहम्मद गौरी के सिक्कों पर आपको लक्ष्मी की आकृति मिल जाएगी। क्या? लक्ष्मी की आकृति मिल जाएगी। ये पूछा जा सकता है आपसे कि सल्तनत काल में लक्ष्मी की आकृति वाले सिक्के कहाँ से मिलते हैं? मोहम्मद गौरी के सिक्के सोने से। यहाँ पे क्या? लक्ष्मी की आकृति मिलेगी। एक तरफ लक्ष्मी की आकृति और एक तरफ लिखा हुआ इसमें क्या? मोहम्मद बिन साम, अर्थात उसका नाम लिखा हुआ है मोहम्मद बिन साम, उसका नाम लिखा हुआ है। इस बात को आपको याद रखना है, ठीक है ना। ठीक। इल्तुतमिश एक ऐसा शासक सकता है जिसने शुद्ध अरबी में सिक्के चलाए थे। आपसे पूछ सकता है शुद्ध अरबी में चलाने वाला शासक, शुद्ध अरबी के सिक्के जारी करने वाला शासक कौन था? इल्तुतमिश। तो याद रखना, इल्तुतमिश को देखते हैं हम लोग। आपका याद रखना इल्तुतमिश के बारे में क्या भैया, उसने इल्तुतमिश ने क्या? शुद्ध अरबी के सिक्के चलाए थे, शुद्ध अरबी सिक्के चलाए थे। उसने चांदी का टक्का और तांबे का जीतल चलाया था। क्या? चांदी का टंका व तांबे का जीतल चलाया था। इस बात को आपको याद रखना है, ठीक है ना। ठीक। साथ ही साथ आपको याद रखना है इल्तुतमिश ने सिक्कों पर टकसाल का नाम उल्लिखित कराने की परंपरा शुरू की थी। भैया किस टकसाल से सिक्के जारी हुए हैं, इस बात को आपको याद रखना है, ठीक है ना। इल्तुतमिश का जो चांदी का सिक्का था, चांदी के सिक्कों का वजन 175 ग्राम था। तांबे के सिक्कों का वजन 22 ग्राम से लेकर 33.5 ग्राम तक देखने को मिलता है। तो शुद्ध अरबी के सिक्के किसने? इल्तुतमिश से चलवाए थे। लक्ष्मी की आकृति वाले सिक्के आपको मोहम्मद गौरी में मिलेंगे, ठीक है ना। आगे आप देखोगे आप लोग रुकनुद्दीन साहिब आपको आएंगे। रजिया सुल्तान के पहले था रुकनुद्दीन फिरोज साहिब, रुकनुद्दीन साहिब आपको देखने को मिलेंगे। तो इन भाई साहब ने क्या किया था? चांदी के व मिश्रित सिक्के चलवाए थे। क्या? इन्होंने चांदी व मिश्रित धातु के सिक्के चलवाए थे। चांदी व मिश्रित धातु के सिक्के चलवाए थे। इस बात को आपको रखना है। रजिया 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 के टाइम पे आपको अलग अलग सिक्के मिलेंगे। तो सिक्कों की बात कर रहा था मैं, रजिया आंटी का देखते हैं हम लोग। तो रजिया है ना, तो ना रजिया ने अपने शासनकाल में 3 धातुओं के मिश्रित सिक्के चलाए थे। या 3 धातुओं के सिक्के जारी किए थे, ठीक है ना। चांदी के सिक्के जारी किए थे। इन्होंने क्या? चांदी के सिक्के जारी किए थे, चांदी। मिश्रित सिक्के जारी किए थे और साथ ही तांबे के सिक्के जारी किए थे। जो महत्वपूर्ण चांदी के सिक्कों वजन है आपका 159 ग्राम आपको रखना है। रजिया के चांदी के सिक्का वजन 159 ग्राम। हालांकि इतना डीप में एमबीपीएस से नहीं जाता, इस बात को आपको याद रखना है, ठीक है ना। ठीक। याद रखना, सुल्तान बहराम शाह, रजिया तो एक बहराम साहब आए थे, बहराम शाह कम समय के लिए आते हैं। इन भाई साहब ने सिर्फ और सिर्फ मिश्रित धातु के सिक्के जारी किए थे। सिर्फ और सिर्फ क्या? मिश्रित धातु के सिक्के जारी किए थे। इस बात को आपको याद रखना है, ठीक है ना। इसके बाद आपको सबसे महत्वपूर्ण आते हैं अलाउद्दीन खिलजी। कौन आते हैं? अलाउद्दीन खिलजी आता है। अलाउद्दीन खिलजी में आपको याद रखना है बेटा कि इसने अपने सिक्कों पर सिकंदर अल सानी, सिकंदर अल सानी नाम अंकित करवाया था। सबसे पहली बात तो महत्वपूर्ण पॉइंट, ठीक है ना। अलाउद्दीन खिलजी ने अपने सिक्कों पर सिकंदर अल सानी जारी करवाए थे। इसने सोने के, चांदी के, तांबे के, मिश्र धातु के सिक्के जारी किए थे, ठीक है ना। अपने एमबीटी का देख ही लिया।
एमबीटी अपने सिक्कों पर, मोहम्मद बिन तुगलक अपने सिक्कों पर जौना खां अंकित करवाता है, इसकी उपाधि जौना खां है, क्या रखना, ठीक है ना, ठीक है ना। यार एमबीटी एक ऐसा शासक है जिसने सर्वप्रथम सोने के सिक्कों पर कलमा खुदवाया था। एमबीटी ऐसा शासक है जिसने क्या, सोने के सिक्कों पर कलमा खुदवाया था, ठीक है ना। इसने दोकनी नामक, दोकनी एक मुद्रा है इसके टाइम पर, दोकनी मुद्रा है, दीनार मुद्रा है, ये आपकी स्वर्ण मुद्रा है एमबीटी टाइम पे, दोकनी, दीनार, इन बात को आपको रखना है। इसने चांदी की अदली, देखो ये पॉइंट थोड़ा याद रखना, एमबीटी के टाइम फिर से लिख रहा हूँ मैं, एमबीटी के गोल्ड के सिक्के देखो, एमबीटी ने जो सोने के सिक्के थे इनको क्या, दीनार और दोकली कहा गया। चांदी के सिक्के क्या रखना, चांदी के सिक्के को अदली कहा गया, अदली कहा गया। चांदी के छोटे सिक्कों को, चांदी के छोटे सिक्कों को क्या, छिहत्तो, छिहत्तो, ये हस्तनी, छिहत्तो, हस्तगनी, ठीक है ना, कनी, दुत्काजनी, ससगनी, ससगनी, ये आपके सिक्के याद रखना, ससगनी, छोटे सिक्के चांदी के, इतना नहीं पूछा है, ठीक है ना। याद रखना। फिर अपन को एफएसटी, फिरोजशाह तुगलक के बारे में अफीक जानकारी देते हैं, अफीक महोदय, अफीक महोदय जानकारी मिलती है एफएसटी के बारे में कि फिरोजशाह तुगलक ने अदा और विक नामक, अदा व विक नामक, अदा तांबे का और विक आपका चांदी का सिक्का जारी किया था। तो फिरोजशाह तुगलक के सिक्के आपने देख लिए, ठीक है ना, ठीक, ठीक। यार है ना, बहलोली प्रकार के सिक्के तो पता है, बहलोली प्रकार के सिक्के किसने, बहलोल लोदी ने, बहलोली प्रकार के सिक्के बहलोल लोदी ने चलाए थे, जो कि चांदी के थे, इस बात को आपको रखना है, ठीक है ना, ठीक, याद रखना। और जो अकबर के समय तक विनिमय का प्रकार रहे थे, अकबर के समय तक, ये आपके दिल्ली सल्तनत के सिक्के दिख रहे हैं यहाँ पे, रजिया के, रुकनुद्दीन फिरोज शाह के, अलाउद्दीन खिलजी के, कुतुबुद्दीन, ठीक है ना, ये आपके पूरे किसके, एमबीटी के, एफएसटी के, दिल्ली सल्तनत काल के सिक्के देखे आपने यहाँ पे। अब देखते हैं अपन लोग किसके, बेटा मुगल काल में, क्या देखते हैं, मुगल काल में सिक्के। तो मुगल काल में आपको क्या रखना है, मुगल काल में आपको सोने के, चांदी के, तांबे के, तीनों धातुओं के सिक्के मिलेंगे। अबुल फजल बताते हैं, अबुल फजल बताते हैं कि अकबर के समय पर, अबुल फजल अंकल जानकारी देते हैं कि अकबर के समय पर सोने, चांदी व तांबे के सिक्के जारी किए जाते थे। ये नया रखना, तांबे के सिक्कों के लिए 42 टकसालें थी, कितनी, 42 टकसालें थी। वहीं चांदी के सिक्कों के लिए आपकी 14 टकसालें थी। टकसाल क्या होती है, यहाँ पे सिक्के बनते हैं आपके। और सोने के सिक्कों के लिए 4 टकसालें बनाई गई थी, 4 टकसालें बनाई गई थी, इस बात को आपको रखना है, ठीक है ना। बाबर ने, आपको रखना है, काबुल में, बाबर ने काबुल में एक शाहरुख नाम का सिक्का, शाहरुख नाम का सिक्का चलाया था। और कांधार में भाई साहब ने बाबरी नामक सिक्का जारी किया था। तो आपको इस दोनों सिक्के आ रहे हैं किसके, बेटे बाबर के, बाबर के सिक्कों नाम काबुल और कंधार में शाहरुख और बाबरी नाम से, काबुल में शाहरुख और कंधार बाबरी नाम से सिक्का चलाए थे। चांदी के सिक्के यहाँ रखना, ठीक ना, ये चांदी के सिक्के हैं। और शेरशाह सूरी एक ऐसा व्यक्ति है जो मुद्रा के रूप में रुपयों का प्रयोग करता है, रुपए का, याद रखना। और सबसे बड़ा मिश्रित धातु के सिक्के बंद करवाता है, शुद्ध सोने, चांदी और तांबे के सिक्के जारी करवाता है, ठीक है ना। इस बात को आपको याद रखना है। कौन, शेरशाह सूरी। इसके सोने के सिक्कों को क्या बोलते हैं, इसके सोने के सिक्के को अशरफ कहते हैं। शेरशाह सूरी के चांदी के सिक्कों को रुपया कहते हैं और तांबे के सिक्कों को, और एक मिनट आवाज वगैरह रिकॉर्ड हो रही कि नहीं हो रही, इतना देख लूं मैं। तांबे के सिक्कों को, तांबे के सिक्कों को, ठीक है हाँ, तांबे के सिक्कों को
क्या बोलते बेटा, दाम बोलते थे, दाम। इस बात को आपको याद रखना है, ठीक है ना। उसके बाद चांदी के रुपए और तांबे के दाम का विनिमय अनुपात 1:64 था। 1:64, 1:64, चांदी और दाम, ये आपसे पूछा गया है। रुपया चांदी का था, सोने का नहीं, चांदी का रुपया था, ठीक है ना, याद रखना। जो भी रुपया आज के टाइम पे देखते हैं और स्वतंत्रता देखने को मिलता था, ठीक है ना। चांदी का रुपया सर्वप्रथम शेरशाह ने जारी किया था। इसके चांदी का जो रुपया था, इसका वजन कितना था, 180 ग्राम था। 180 ग्राम आपको याद रखना है, ठीक है ना। और तांबे का जो दाम था, इसका वजन 380 ग्राम था। इस बात को आपको याद रखना है, ठीक है ना। चलो, इसने अगोला, पावला, दमड़ी, जीता जैसे सिक्के भी जारी किए थे, ठीक है ना, याद रखना। ठीक, जो जनता में चलने वाला सामान्य सिक्का था, दाम था, दाम, ठीक है ना। अब अकबर कालीन सोने के सिक्के आपसे पूछे जाते हैं, बहुत सारे सिक्के हैं अकबर कालीन। तो अकबर कालीन कुछ सिक्के आप लिखो अलग से। अब पता है ये सब मुझे लिखवाना क्यों पड़ रहा है, क्योंकि पूरा पीपीटी और कंटेंट सब गायब हो गया था। आदि डाटा होता ना मेरे पास, तो मैं कहीं से भी मोबाइल से भी रिकॉर्ड करके क्लास ले लेता आराम से। लाइव आ जाता, बैठता आराम से, वहीं से क्लास कर लेता मैं। बट क्या इतने दिन से बाहर हूँ, लैपटॉप वगैरह हाथ में था नहीं, टैबलेट है नहीं मेरे पास, फूट गई थी पहले। लैपटॉप ऐसा है नहीं कहीं लेके पहुंच जाओ, उसकी हालत खराब हो चुकी है। इतनी यात्रा बतान तो उसने लिख ली अपनी जिंदगी में, है कि नहीं। तो स्थायी आप रख के रिकॉर्ड करना पड़ता है। और समय, बताओ क्या बताऊँ अभी फिलहाल में तो। इसलिए मैं फर्स्ट टाइम आपसे क्यूआर कोड शेयर किया है। एक टाइम 3 साल पहले शेयर किया था, लैपटॉप लिया था। अभी क्यूआर कोड मैंने आपको शेयर किया है, ठीक है ना। तो अकबरकालीन सिक्के इस प्रकार हैं। एक आपको मुहर मिलेगा, मुहर। सबसे प्रचलित था, सबसे अधिक प्रचलित है रहना, सबसे अधिक प्रचलित सिक्का था, इस बात को आपको रखना है। आपको संसब मिलेगा, बड़ा सोने का सिक्का था। इलाही आपको मिलेगा, इलाही। इलाही भी सोने का सिक्का होता था। रईस भी आपका सोने का सिक्का है, 5 तोले का होता था। आत्मा सोने का सिक्का है। विंसात सोने का सिक्का है। चगुल, चगुल या लाल जलाली, ये सभी आपके सोने के सिक्के हैं। क्या है, ये सभी आपके सोने के सिक्के हैं, याद रखना। याद रखना, अकबर एक ऐसा व्यक्ति जिसने सिक्कों पर कलमा के स्थान पर अल्लाह अकबर और जिल्ले इलाही लिखवाया था। क्या, अल्लाह अकबर और जिल्ले इलाही लिखवाया था, इस बात को आपको याद रखना है, ठीक है ना। याद रखना, अकबर ने जो चांदी के सिक्के जारी किए थे, इस पर आपको धनुधारी राम और सीता माता की आकृतियां मिल जाती थी। धनुधारी राम व सीता माता की आकृतियां आपको देखने को मिलती है इस पर, ठीक है ना। याद रखना, असीरगढ़ की विजय के बाद, असीरगढ़ की विजय के उपरांत इसने क्या, बाज आकृति वाले सिक्के ढलवाए थे, ठीक है ना, याद रखना। याद रखना, जहांगीर की बात करते हैं, जहांगीर में, मुगल काल में जहांगीर देखो। तो जहांगीर ने सलीमी सिक्के जारी किए थे, सलीमी प्रकार के सिक्के जारी किए थे। याद रखना, जहांगीर के सिक्कों की विशेषता क्या है, इसमें राजा की आकृतियां मिलती हैं, राजा की आकृतियां। आपको A1 राजा याद है, तो A1 राजाओं की वहां पे मिलेंगे, यहाँ पे आपको मध्यकाल में प्रथम बार जहांगीर सिक्के ऐसे में यहाँ पे राजा की आकृतियां आपको मिलेंगी, ठीक है ना। साथ ही साथ इसके एक सिक्के पर हिंदू राशि चक्र भी आपको मिलता है। हिंदू राशि चक्र आपने पढ़ा होगा ना, ऐसा बना रहता है, ऐसा कुछ बना रहता है, यहाँ पे ओम, यहाँ पे कुछ ऐसे बने रहते हैं। हिंदू राशि चक्र भी देखने को मिलेगा, ठीक है ना। जहांगीर के चांदी के सिक्कों को निसार कहते हैं। निसार हो गया चांदी का सिक्का। नूर अशफा हो गया इसके एक चांदी का सिक्का। और खैर काबुल हो गया, ठीक है ना। शाहजहां, याद रखना, शाहजहां, शाहजहां अंकल ने
अपने समय पर किसके बेटा आना प्रकार के आना चलवाया था कि आना, एक आना दो आना सुना होगा ना आपने, आना आना चलवाया था शाहजहां ने क्या आना नामक सिक्का चलवाया था। आना क्या आपके दाम और रुपयों के बीच होता था, दाम व रुपये के बीच में था। रुपया किसका था, चांदी का था। दाम तांबे का था। इसके पीछे क्या आ गया आपका शाहजहां का आना आ गया। इस बात को आपको रखना। एक आना बराबर कितना होता था, 1 रुपये बराबर, 1 रुपये बराबर 16 आने, कितने 16 आने होते थे। इस बात को आपको रखना है। 1 रुपये बराबर 16 आने आपको देखने के लिए मिलेंगे, ठीक है ना। क्या रखना, औरंगजेब के समय सिक्कों पर सबसे महत्वपूर्ण पॉइंट लिखना है यहाँ पे। औरंगजेब के समय जो सिक्के जा रही है उस पे क्या में मीर अब्दुल बाकी साहिबाई द्वारा रचित आपको पद्य मिलते थे, क्या रखना, या मीर अब्दुल बाकी के जो आपके पद्य हैं वो उसमें मिलते थे। मीर अब्दुल बाकी साहिबाई के द्वारा रचित पद्य आपको मिलेंगे इसके सिक्कों पर, औरंगजेब के। और सबसे अधिक सिक्के मुगल काल में औरंगजेब के टाइम पे जारी होते हैं, सर्वाधिक, सर्वाधिक सिक्के औरंगजेब की टकसाल में ही बनाए जाते हैं, सर्वाधिक सिक्के पूरे मुगल काल में, सर्वाधिक सिक्के संपूर्ण मुगल काल में। इस बात को भी आपको याद रखना है। तो ये आपके सल्तनत कालीन सिक्के हो गए, विजय आपके मुगल कालीन हो गए। अब देखते हैं हम लोग थोड़ा विजयनगर कालीन, क्या विजयनगर कालीन सिक्के देखते हैं हम लोग। भाई विजयनगर भी तो आपके इतिहास में है। विजयनगर कालीन सिक्के, विजयनगर कालीन सिक्के देखते हैं हम लोग। तो सबसे पहले आपसे पूछा जाए सोने के भराए सिक्के, सोने के भराए सिक्के कहाँ से संबंधित हैं, विजयनगर साम्राज्य से संबंधित। सबसे पहले आपसे पूछा जाएगा। यह लगभग 52 ग्राम का सिक्का था, कितना, 52 ग्राम का सिक्का था, ठीक है ना। जिसे जो विदेशी यात्री आते हैं, विदेशी यात्री इसको हुड़ के नाम से भी जानते हैं, पैगोडा के नाम से जानते हैं। आपसे पूछो पैगोडा कहाँ की मुद्रा है, तो पैगोडा कहाँ की बेटा, विजयनगर साम्राज्य की मुद्रा है। कहाँ की है, विजयनगर साम्राज्य की मुद्रा। जो वराय सिक्का है, वराय सिक्का, इसी को पैगोडा बोलते हैं, इसी को क्या बोलते हैं, पैगोडा बोलते हैं। इस बात को आपको रखना। अपने समकालीन समय में विजयनगर साम्राज्य की इस मुद्रा को पूरे विश्व में मान्यता प्राप्त थी। कहाँ पे, पूरे विश्व में मान्यता प्राप्त थी। इस बात मतलब जहां पे अंतरराष्ट्रीय व्यापार होता वहां पे मान्यता प्राप्त थी, ठीक है ना। सोने के यहाँ पे विजयनगर साम्राज्य में सोने के छोटे सिक्कों को प्रताप फड़म कहते थे, फड़म। सोने के छोटे सिक्कों को प्रताप फड़म कहते थे। और चांदी के छोटे सिक्कों को, चांदी के छोटे सिक्कों को तार कहा है, क्या तार कहा जाता था, क्या तार कहा जाता था। इस बात को आपको याद रखना है, ठीक है ना। साथ ही साथ आपको याद रखना हरियर, हरियर बुक का नाम सुना होगा आपने विजयनगर साम्राज्य में। तो हरियर के सिक्कों पर, हरियर के सिक्कों पर आपको हनुमान और गरुड़ की आकृतियां मिलेंगी। हनुमान व गरुड़ की आकृतियां आपको मिलेंगी। वहीं पे सदाशिव राव के सिक्कों पर, विजयनगर शासक सदाशिव राव, सदाशिव राव के सिक्कों पर, इनके सिक्कों पर आपको लक्ष्मी नारायण, तिरुमल के, ठीक है ना, लक्ष्मी नारायण की, तिरुमल के सिक्कों पर वराह है, तिरुमल सिक्कों पर वराह है, वराह। अच्छा वराह क्या होता है, एक सुअर की आकृति होती है, यार जंगली सुअर टाइप से, तो वराह है, ठीक है ना। तिरुमल के सिक्कों पर वराह का अंकन मिलेगा आपको। वहीं तुलुप शासकों के सिक्कों पर, तुलुप शासकों के सिक्कों पर विजयनगर काल में तुलुप शासकों के सिक्कों पर आपको क्या मिलेगा, बाल किस्म मिल जाएंगे आपको।
बैल मिल जाएंगे, गरुड़ आपको मिल जाएगा, उमा महेश्वर आपको मिल जाएगा, वेंकटेश आपको मिल जाएंगे, वेंकटेश आपको मिल जाएंगे, याद रखना, ठीक ना। याद रखना, जो पुर्तगाली विजयनगर साम्राज्य में जो पश्चिमी तटों पर पुर्तगाली अधिकारी आए थे, तो पुर्तगालियों की मुद्रा क्या थी बेटा यहाँ पे? पुर्तगालियों की मुद्रा आपको क्या मिलेगी? कुरजुड़ो मिलेगी, कुरजेड़ो। पूछा गया आपसे भाई फारसी मुद्रा क्या थी यहाँ पे? तो फारसी मुद्रा दीनार थी यहाँ पे, ठीक है ना। इटली की मुद्रा क्या थी? इटली की, तो इटली की मुद्रा आपको फ्लोरिन मिल जाएगी, फ्लोरिन। साथ ही साथ आपको यहाँ पे डुकेट मिल जाएगी, डुकेट। ये आपकी इटली की मुद्राएं थी, ये आपकी क्या थी? इटली की मुद्रा। तो इस प्रकार से हमने देखा कि मुद्राओं से किस प्रकार से इतिहास की जानकारी मिलती है, क्या शब्दावली मिलता है, क्या प्रसिद्ध चीज मिलती है। अब इनकी कहानी बताओ तो बहुत लंबी कहानी है आपको बताने के लिए, बट मैं इस क्लास में पूरा यूनिट 5 करना चाहता हूँ, कितना हो पाता है देखते हैं। तो मैं इस तरीके से आपको बताया कि इंपोर्टेंट पॉइंट आपको लिखवा दिए और आपने अच्छे से लिखे भी होंगे व्यवस्थित तरीके से। मैं तो ऐसे ही लिखता गया, बट आपने व्यवस्थित तरीके से लिखे होंगे, ठीक है ना। अब देखते हैं सल्तनत कालीन स्मारक, क्या सल्तनत कालीन स्मारक देखते हैं हम लोग कि कहाँ कहाँ पे कौन से स्मारक है, किसने बनवाए। हालांकि हम लोग स्थापत्य अलग पढ़ेंगे, आर्ट एंड कल्चर अलग पढ़ेंगे, बट यहाँ पे कुछ स्तर पर हम लोग देखते हैं, ठीक है ना। क्या सल्तनत कालीन स्थापत्य, हेडिंग डाल लेंगे आप लोग, सल्तनत कालीन स्मारक। मैं एक बार आपसे कहूंगा आगे बढ़ने से पहले एक बार ऊपर का रिवाइज करके आओ, जल्दी से ऊपर रिवाइज करके आओ, रिवीजन करके आओ, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। पूरे सिक्के को रिपीट करो जल्दी से। मैं 1 मिनट का समय ले रहा हूँ, पानी और पी रहा हूँ, आप लोग भी समय लो और आप लोग आगे बढ़े, ठीक है ना। चलो उम्मीद है आपने रिवाइज कर लिया होगा, आगे बढ़ते हैं हम लोग। रिवाइज कर लिया, कंटिन्यू करें आगे हम लोग, कंटिन्यू आगे करें हम लोग, चलो। तो देखते हैं स्मारक। अब आपको जो स्मारक है वही देखें हम लोग, क्या यहाँ पे सल्तनत कालीन मिल जाएगा आपको, मुगल कालीन मिल जाएगा, इधर ही आपको मिलेगा। यहाँ पे आपको देखो, अभी तो हम लोग सिर्फ स्रोत के रूप में पढ़ रहे हैं, इसलिए कुछ ही हम लोग नाम नाम पढ़ेंगे कि विशेषताएं नहीं पढ़ेंगे, कहाँ पे चार वाक शैली, कहाँ पे क्या, वो नहीं पढ़ेंगे। वो आपका एक अलग टॉपिक है, वो आपका एक अलग टॉपिक है। सिर्फ यहाँ पे स्मारक के तौर पर देख रहे हैं हम, इतिहास के तौर पर, स्रोतों के तौर पर, ठीक है ना। आपको पता होना चाहिए कि इस काल में कलात्मक प्रगति अच्छी खासी हुई थी, और जब यहाँ के विशाल भवन आज भी देखने को मिलते हैं, तो राज्य की समृद्धि का अनुभव मिलता है। आपको पता होना चाहिए कि बात करें जैसे कुतुबुद्दीन ऐबक है, तो अभी अपने देखा कुतुबुद्दीन ऐबक ने अजमेर में अलाउद्दीन का झोपड़ा बनवाया था। अलाउद्दीन का झोपड़ा बनवाया, कुब्बत उल इस्लाम मस्जिद बनवाई, कुब्बत उल इस्लाम मस्जिद का निर्माण कराया था भाई साहब ने। कुतुब मीनार की शुरुआत कराई थी, याद होना चाहिए आपको। कुतुब मीनार की शुरुआत आपने कराई थी, इस बात को आपको पता होना चाहिए। ऐसे हम आगे बढ़ते हैं। अगर इल्तुतमिश के काल में आप देखेंगे, ठीक है, थोड़ा सही से लिख रहा हूं मैं। इल्तुतमिश की बात करते हैं यहाँ पे आपको, इसके तरह हौज शमसी का निर्माण मिल जाएगा आपको,
हौज है, शमसी का निर्माण मिल जाएगा, शमसी ईदगाह का निर्माण मिल जाएगा, शमसी ईदगाह का निर्माण मिल जाएगा आपको, बदायूं की जामा मस्जिद मिल जाएगी, बदायूं की जामा मस्जिद मिल जाएगी। हो सकता है कि पॉइंट ऊपर नीचे हो जाए, बट यहाँ से क्वेश्चन नहीं आता, इसलिए आपको परेशान नहीं होना है, ठीक है ना। अतकरीन का दरवाजा आपका हो जाएगा, अतकरीन का दरवाजा आपका हो जाएगा, ठीक है ना। आपको याद होना चाहिए बलबन महोदय ने अपना स्वयं का मकबरा बनाया था, बलबन ने अपना मकबरा बनवाया था, अपना स्वयं का मकबरा। भाई साहब को दफनाने की जरूरत थी, अपने आप को दफनाया भाई साहब, ठीक है ना। खिलजी शासकों ने, आपको पता है, अलाई दरवाजा, खिलजी शासकों की बात करते हैं हम लोग, तो आपको याद होना चाहिए अलाई दरवाजा बनाया था इन लोगों ने दिल्ली में, अलाई दरवाजा बनवाया था खिलजियों ने। आपको पता होना चाहिए यहाँ पे जमात खाना मस्जिद इन्हीं लोगों ने बनवाई थी, जमात खाना मस्जिद बनवाई थी। आपको पता होना चाहिए यहाँ पे इन्होंने हजार सितून, हजार खम्भों वाला महल बनवाया था, है कि नहीं। हौज अलाई बनवाया था इन लोगों ने, हौज अलाई। इन्हीं के समय पर आपकी निर्मित इमारतें हैं, ठीक है ना। ऐसी बात करते हैं तुगलक काल में, तो गयासुद्दीन तुगलक आपको मिलेंगे क्या, तुगलक काल में आपको गयासुद्दीन तुगलक जैसे विद्वान मिलेंगे, तुगलक काल में गयासुद्दीन तुगलक जैसे अंकर मिलेंगे आपको। याद रखना, इन्होंने क्या तुगलकाबाद का किला बनवाया था, तुगलकाबाद का किला बनवाया था, ठीक है ना। इन्होंने भाई से स्वयं का मकबरा बनाया था, स्वयं का मकबरा बनवा के फ्री किया था, इस बात को आपको रखना है, ठीक है ना। एमबीटी यहाँ पे आते हैं, मोहम्मद बिन तुगलक आते हैं, कह रहे हैं आदिल बाग का किला, आदिल बाग का किला बनवाया था एमबीटी ने, ठीक है ना। जहां पना नगर बसाया था, जहां पना नगर बसाया था, सात पुतला नामक महल बनवाया था, बारह खम्मा महल बनवाया था। ऐसे तुगलक काल में बहुत सारी चीज आपको मिलेंगी। ऐसे आप एफएसटी या फिरोज शाह तुगलक, तो एफएसटी की बहुत सारी जानकारी आपको मिलती है। जैसे इन्होंने भाई साहब क्या आपको कोटला फिरोज शाह बनवाया था दिल्ली पे, कोटला फिरोज शाह आपको मिलेगा, अभी नगर मिल जाएगा पूरा, स्टेशन भी है। कोटला फिरोज शाह बनवाया था, उसके ए शिकार बनवाया था, शिकार नाम, शिकार के लिए एक स्थल था, ठीक है ना, कुछ के शिकार। खाने जहां तेलंगानी का मकबरा बनवाया था, खाने जहां तेलंगानी का मकबरा बनवाया था, तेलंगानी का मकबरा भाई साहब ने बनवाया था। काली मस्जिद बनवाई थी, क्या काली मस्जिद मिल जाएगी, फिर की मस्जिद मिल जाएगी एफएसटी की, क्या फिर की मस्जिद मिल जाएगी। ऐसे ही आपको यहाँ पे बेगमपुरी मस्जिद मिल जाएगी, क्या बेगमपुरी मस्जिद देखने को मिल जाएगी। इसी प्रकार सैयद और लोदियों ने भी बहुत सारी इमारतें बनवाई थी, मुबारक शाह सैयद का मकबरा, मोहम्मद शाह का मकबरा, इत्यादि इत्यादि चीजें बनवाई थी, ठीक है ना। लोदियों ने अपने अपने मकबरे के साथ मोट की मस्जिद का भी निर्माण कराया था। ये पूछा जाता है कि मोट की मस्जिदों का निर्माण कला किसका है, लोदियों का है, ठीक है ना। ऐसे आपको कुछ इस टाइम पे दिल्ली सल्तनत कुछ प्रांतीय शैली आपको मिलेंगी, प्रांतीय शैलियों में कुछ स्थापत्य मिलेंगे, देखते हैं कौन कौन से मिलेंगे। अभी सबको नहीं देखेंगे, जो महत्वपूर्ण है उनको देखेंगे अपन, ठीक है ना। जो एक स्रोत के रूप में हमको देख रहे हैं, क्या स्रोत के रूप में, जैसे आपको जौनपुर में अटाला मस्जिद मिलेगी, क्या जौनपुर में आपको अटाला मस्जिद मिल जाएगी, लाल दरवाजा मस्जिद मिल जाएगी, लाल दरवाजा मस्जिद मिल जाएगी आपको, ठीक है ना। जौनपुर में ही, जौनपुर में आपको, जौनपुर चल रहा है यहाँ पे, जौनपुर अटाला मस्जिद लाल, यहाँ पे लग दो जौनपुर, लाल दरवाजा मस्जिद मिल जाएगी आपको, ठीक है ना। झंझरी मस्जिद मिल जाएगी। ऐसे आप मालवा जाओ, तो मालवा में आपको, मालवा क्षेत्र में आपको लाट की मस्जिद मिल जाएगी,
मांडू का किला मिल जाएगा। मांडू किला एमपी हिस्ट्री में पढ़ा होगा अपना, असरफी मल पढ़ा होगा एमपी की हिस्ट्री में, पढ़ाया था मैंने आपको। असरफी महल मिल जाएगा। हिंडोला महल मिल जाएगा। जहाज महल मिल जाएंगे, ठीक है ना। बाज बहादुर का महल, रूपमती, रूपमती का महल, बाज बहादुर रूपमती पढ़ा था आपने। बाज बहादुर रूपमती, अकबर के टाइम पे फिर से इनको पढ़ेंगे। रूपमती का महल मिल जाएगा आपको। ऐसे आपको बहुत सारी चीज मिलेंगी, ठीक है ना। ठीक। ऐसे आपको गुजरात में देखो, ये मालवा क्षेत्र हो गया, गुजरात में देखो, आपको गुजरात में बहुत सारी चीजें मिलेंगी ऐसे देखने के लिए। गुजरात में आपको अदीना मस्जिद मिल जाएगी, गुजरात में भी। अदीना मस्जिद, खंबात की मस्जिद। आपसे पूछ सकते हैं किस राज्य में कौन सी है, किस क्षेत्र में कौन सी है, ठीक है ना। तीन दरवाजा मिल जाएंगे आपको यहाँ पे। ट्राई गेट इसको बोलते हैं, तीन दरवाजा आपको मिल जाएगा। अहमद शाह का मकबरा मिल जाएगा। अहमद शाह का मकबरा आपको मिल जाएगा, ठीक है ना। इनका हमारा मोस्टली सर की शासकों ने ठीक करवाया था। ऐसे आप बंगाल जाओ तो बंगाल क्षेत्र में क्या मिलेगा आपको, बंगाल क्षेत्र में, बंगाल क्षेत्र में आपको बेटा याद रखना, आपको बंगाल क्षेत्र में लोटर मस्जिद, क्या, लोटर मस्जिद मिल जाएगी। आपको छोटी सोना मस्जिद मिल जाएगी, पूछा गया आपसे छोटी सोना मस्जिद कहाँ है, बंगाल क्षेत्र में छोटी सोना मस्जिद आपको मिल जाएगी, ठीक है ना। कदम रसूल मस्जिद मिल जाएगी। कदम रसूल मस्जिद आपको मिल जाएगी। बड़ी सोना मस्जिद आपको मिल जाएगी। बड़ी सोना मस्जिद आपको मिल जाएगी। ऐसे आप कश्मीर में देखेंगे, कश्मीर में, कश्मीर में भी आपको बहुत सारी इमारतें मिलेगी प्रांतीय क्षेत्रों में। कश्मीर में आपको ऐसे मिलेगी आपको हम हमदान मस्जिद, हमदान की मस्जिद, ठीक है ना। काठी दरवाजा मिल जाएगा आपको, काठी दरवाजा, ठीक है ना। संगीन दरवाजा, संगीन दरवाजा, पेरी महल, पेरी महल आपको मिल जाएगा, क्या रखना। ऐसे आपको दक्कन में, आप लोग दक्कन क्षेत्र में, दक्कन क्षेत्र में भी आप लोग आएंगे। दक्कन क्षेत्र में, तो दक्कन क्षेत्र में आपको अहमदनगर का किला, अहमदनगर का किला मिल जाएगा आपको। बाग ए रोजा आपको मिल जाएगा, बाग ए रोजा आपको मिल जाएगा। बाग ए बाहिस्ता आपको मिल जाएगा। बाग ए बाहिस्ता आपको मिल जाएगा। कोटला मस्जिद आपको मिल जाएगी। रूमी खां का मकबरा आपको मिल जाएगा। रूमी खां का मकबरा आपको मिल जाएगा। बीजापुर की जामा मस्जिद मिल जाएगी। बीजापुर की जामा मस्जिद आपको मिल जाएगी बीजापुर में, ठीक है ना। बीजापुर में आपको क्या, बीजापुर में आपको, बीजापुर दक्कनों के बीजापुर देखो, बीजापुर में आपको जामा मस्जिद मिल जाएगी, ठीक है ना। रोजा इब्राहिम मिल जाएगा। रोजा इब्राहिम आपको मिल जाएगा। गोल गुम्बद आपको मिल जाएगा बीजापुर का। गोल गुम्बद सबसे फेमस ये किसने बनवाया था, आदिल शाही बंद किया था, यूसुफ आदिल शाह ने, यूसुफ आदिल शाह ने, यूसुफ आदिल शाह ने। महत्तर महल आपको मिल जाएगा। महत्तर महल आपको मिल जाएगा, ठीक है ना। ये सारी चीज आपको स्थानीय मस्जिद मिल जाएंगी, स्थापत मिल जाएंगी। तो मुगल अभी स्थापत दिल्ली सल्तनत का हुआ, फिर हमने देखा प्रांतीय। अभी आपका मुगल बचा है बेटा, अभी आपका मुगल बचा है, फेमस नहीं खत्म हो गया, ये मुगल स्थापत। देखो मुगल काल में बहुत सारे ऐसे स्थापत मिल जाते हैं आपको।
इस काल में आपको बहुत सारी इमारतें मिलेंगी, ठीक है ना, जो सामाजिक, सांस्कृतिक और आपकी आर्थिक जानकारी देती है इमारतें। जैसे आपको मिलेगा बाबर ने पानीपत में, बाबर बाबर ने क्या, बाबर ने क्या, पानीपत में काबुली मस्जिद बनवाई थी। पानीपत में क्या, काबुली मस्जिद बनवाई थी। रोहिलखंड में संभल मस्जिद। रोहिलखंड में संभल मस्जिद बनवाई थी, इस बात को आपको याद रखना है, ठीक है ना। आपको पता है हुमायूं, हुमायूं ने दिल्ली, दिल्ली आपको पता है एक शहर नहीं, दिल्ली बहुत सारे टुकड़ियों में बटा हुआ है, बाद में इसको दिल्ली दिल्ली ऐसे कहा गया है। तो हुमायूं ने दीन पाय नामक एक नगर बना बसाया था, दीन पनाह नामक, इसको पांचवी दिल्ली कहते हैं। जो क्या, पांचवी दिल्ली बोलते हैं। दिल्ली का इतिहास कई परतों में बटा हुआ है, ऐसा कि भाई बिखरा टूटा बना, बिखरा टूटा बना, ऐसे बार बार। शेरशाह ने भी दिल्ली बसाई थी, दिल्ली शेरशाही कही जाती है, दिल्ली शेरशाही कही जाती है। इसको छठवीं दिल्ली कहते हैं, इसको क्यापन छठवीं दिल्ली कहते हैं, याद रखना, ठीक। अच्छा, पुरानी दिल्ली का निर्माता भी शेरशाह, जो आप आज वर्तमान में पुरानी दिल्ली जानी जाती है, ये जो अपन ओल्ड दिल्ली के नाम से जानते हैं, पुरानी दिल्ली के नाम से जानते हैं, याद रखना। पुरानी दिल्ली का निर्माता ही शेरशाह को कहा जाता है, ठीक है ना, ठीक है। ठीक। अकबर का याद रखना, अकबर देखो, बाबर अकबर देखो महत्वपूर्ण भी, अकबर अंकल भी, अकबर अंकल देखो। तो अकबर अंकल का आपको याद रखना है बेटा। अकबर अंकल ने क्या, दिल्ली में हुमायूं का मकबरा बनवाया था, दिल्ली में हुमायूं का मकबरा, किसकी देख रेख में, हमीदा बानो बेगम की देख रेख, क्या हमीदा बानो, हमीदा बानो बेगम की देख रेख में। इसको अपन ताजमहल का पूर्वगामी कहते हैं, ताजमहल का पूर्वगामी कहते हैं, ताजमहल का पूर्वगामी कहते हैं, इस बात को आपको रखना है, ताजमहल का पूर्वगामी कहते हैं, ठीक है ना। अकबर ने आगरा में याद रखना, आगरा में आगरा एक किले का निर्माण कराया था, क्या, आगरा का किला व अकबरी किला, अकबरी महल, आगरा का किला व अकबरी महल बनवाया था, ठीक है ना। इसके अतिरिक्त लाहौर का किला बनवाया था अकबर ने, लाहौर का किला बनवाया था, अजमेर का किला बनवाया था। एक क्रम पूछता है आपसे कई बार। भाई साहब ने अटक का किला बनवाया था, वेस्ट बंगाल में अटक से कटक, अटक का किला, उत्तर पश्चिम भारत में, सॉरी, ठीक है ना। आपका फिर इलाहाबाद का किला बनवाया था, इलाहाबाद का किला बनवाया था। अकबर ने कुल 5 किलो का निर्माण कराया था, अकबर ने कुल 5 किलो का निर्माण कराया था, इलाहाबाद, अटक, अजमेर, लाहौर, आगरा, ठीक है ना। इन 5 किलो का निर्माण अकबर ने कराया था, इस बात को आपको रखना है, ठीक है ना। आपको रखना अकबर के समय पर, अकबरी हम लोग पढ़ रहे हैं अभी, अकबरी, अकबर को ही देख रहे हैं हम लोग। अकबर भाई साहब को आपको यह रखना है, इन्होंने फतेहपुर सीकरी में, फतेहपुर सीकरी में दीवाने आम, दीवाने आम, दीवाने खास, ठीक है ना, पंचमहल, तुर्की सुल्तान का महल, तुर्की सुल्तान का महल, खास महल,
जोधाबाई महल, जोधाबाई महल, मरियम का महल, बीरबल का महल, मरियम का महल, अपने मित्र बीरबल का महल, बीरबल का महल, ठीक है ना, इत्यादि इत्यादि बनवाया था। साथ ही साथ भाई साहब ने याद रखना बुलंद दरवाजा, अकबर ने किया आपका बुलंद दरवाजा। इस्लाम का हुआ शेख सलीम चिश्ती का मकबरा, शेख सलीम चिश्ती का मकबरा याद है, शेखों का कहानी, इनके बच्चे का नाम शेखुआ पड़ता है अकबर के, ठीक है ना। सलीम, जहांगीर, अकबर, तो अकबर की पूरी इमारतें देख ली हमने। देखते जहांगीर अंकल को, देखते बेटा जहांगीर, लिखते चलो ना आप लोग साथ में। जहांगीर अंकल को देखो, तो जहांगीर ने अकबर का मकबरा बनवाया था सिकंदरा में। अकबर का मकबरा सिकंदरा में बनवाया था। आगरा में एतमादुल्ला का मकबरा बनाया था। क्या? एतमाद उद्दौला का मकबरा बनाया था, ठीक ना। यार ना इसने स्वयं, जहांगीर ने क्या, स्वयं का मकबरा लाहौर में बनवाया था। यार ना एतमादुल्ला के मकबरा में दूल्हा टेक्निक का बहुत प्रयोग हुआ है, ठीक ना। इसमें क्या होता है, इमारतों पर सोने की जड़ाई होती है, धातुओं की जड़ाई होती है, ठीक है ना। ठीक। इसने भाई साहब स्वयं का मकबरा बनाया था, स्वयं का। स्वयं ऐसे लिखते हैं कि ऐसे लिखते होता ना, दिखला दे रहा बता ना, स्वयं कैसे लिखते, ऐसे लिखते हैं। स्वयं का मकबरा बनवाया था कहाँ पे, लाहौर में, लाहौर के शहादरा में। किसने? जहांगीर ने, ठीक है ना। याद रखना। अब आते हैं शाहजहां। शाहजहां कल आते हैं, स्थापत्य कला का स्वर्णकाल कहा जाता है, आपको पता होना चाहिए। शाहजहां कल क्या, शाहजहां कल स्थापत्य कला का स्वर्णकाल कहा जाता है, ठीक है ना। याद रखना, इसने आगरा का ताजमहल, आगरा का ताजमहल, शीश महल, मोती मस्जिद, खास महल, खास महल, खास महल, मुसम्मन, मुसम्मन बुर्ज, साहे बुर्ज, नगीना मस्जिद, नगीना मस्जिद, जामा मस्जिद, जामा मस्जिद, इत्यादि इत्यादि का निर्माण कराया था, ठीक ना। ठीक। दिल्ली की जो जामा मस्जिद है, इसका निर्माण भी शाहजहां ने कराया था, याद रखना, नहीं है। चलो आगे बढ़े। ठीक। यार ये तो आपके आगरा के हो गए पूरे। दिल्ली में देखो, दिल्ली में एक यहाँ पे आगरा में हो गए पूरे, ये आगरा का है। शाहजहां ने दिल्ली में भी काम कराया था। शाहजहां ने क्या, दिल्ली में भी, दिल्ली में देखो क्या काम कराया दिल्ली में। दिल्ली में रखना, दिल्ली में भाई साहब ने दीवाने आम, वही इमारत जो अकबर ने वहां बनवाई थी, ठीक है ना। मुमताज महल, खास महल, रंग महल, इसको इम्तियाज महल के नाम से भी जानते हैं, क्या इसको अपन लोग इम्तियाज महल के नाम से भी जानते हैं, इम्तियाज महल। रबिया उद दौरानी का मकबरा,
का मकबरा, लाहौर की बादशाही मस्जिद, लाहौर की बादशाही मस्जिद इत्यादि इत्यादि का निर्माण कराया था किसने? शाहजहां ने। कहाँ पे? दिल्ली में। ठीक है ना, लाहौर में भी हो गया, लाहौर की बादशाही मस्जिद। ठीक है ना। अब देखो इसके टाइम पे कुछ आपको क्या, मुगल काल में भी आपको कुछ क्षेत्रीय शासक दिखेंगे, तो मुगल उपरांत लिखो, मुगल समकालीन क्षेत्रीय स्थापत्य, या अन्य स्थापत्य लिख दो, या अन्य स्थापत्य, अन्य स्थापत्य। ठीक है ना। तो यहाँ पे कुछ आपको राजपूत वगैरह मिलेंगे, क्या राजपूत मिलेंगे, ठीक है ना। राजपूत द्वारा इमारतें बनवाई जाती हैं, ठीक है ना। राजा कीर्ति सिंह, राजा वीर सिंह, आपको राजा वीर सिंह तो आपको ओरछा में याद होंगे ना, ओरछा में बनवाया था वीर सिंह बुंदेला ने। क्या? झांसी का किला बनवाया था, जहांगीर मंदिर बनवाया था, जहांगीर महल बनवाया था, ठीक है ना। आम्बेर नगर जयपुर के शासकों के द्वारा बनवाया गया था, ठीक है ना। तो लिखो, आपको लिखना है ना। देखो, क्या राजपूत शासकों द्वारा, राजा वीर सिंह देव, ओरछा में क्या, ओरछा में आपका जहांगीर महल, जिसको हम जहांगीर मंदिर के रूप में भी जानते हैं, जहांगीर महल बनवाया था, या रखना, ठीक है ना। आम्बेर नगर, आम्बेर नगर, आम्बेर नगर, हाँ वीर सिंह मुंदला है, एक वीर सिंह जो है, वीर सिंह मुंदला द्वारा झांसी का किला बनवाया था, झांसी का किला। आम्बेर नगर जो कि क्या थी आपकी, जयपुर शासकों की राजधानी थी, जयपुर शासकों की राजधानी थी। इसकी तुलना हमेशा किससे? फतेहपुर सीकरी से की जाती है, तुलना फतेहपुर सीकरी से की जाती है, इस बात को आपको रखना है, ठीक है ना। राजा मानसिंह ने आपको कहता है गोविंदगढ़ में देव मंदिर, राजा मानसिंह। अब यहाँ से इतना नहीं पूछा जाएगा आपसे, बस थोड़ा लिखवा रहा हूँ आपके लिए जोड़ने के लिए। राजा मानसिंह ने क्या? गोविंद देव मंदिर, गोविंद देव मंदिर, वीर सिंह देव का मंदिर, वीर सिंह देव का मंदिर, इस बात को आपको याद रखना है, ठीक है ना। ठीक, याद रखना। जो सिंधिया की राजमाता, सिंधिया राजमाताओं द्वारा बनवाया गया, क्या आपका विश्वेश्वर मंदिर फेमस है ग्वालियर क्षेत्र में, विश्वेश्वर मंदिर हो जाएगा आपका, ठीक है ना। ठीक, कुछ मराठों की इमारत देख लो, कुछ मराठा, राजपूत देख लिया आपने, मराठों की इमारत, मराठा, ये ऊपर जो हमने देखा, यहाँ पे राजपूतों की इमारतें पूरी है, क्या राजपूतों द्वारा बनवाए गए लोग स्थापत्य हैं। ऐसे आपको मराठों में आपको मिलेगा क्या? एक तो खांडोरवा, कहाँ गया भैया, मराठों में आपको मिलेगा क्या? खांडोरवा मंदिर मिल जाएगा मराठों की इमारतों में। संभाजी की समाधि मिल जाएगी आपको, संभाजी की समाधि मिल जाएगी। विट्ठलवाड़ी मंदिर मिल जाएगा, फेमस है। यहाँ पे कुछ कुछ लिखवा रहा हूँ, पूरे ये नहीं कि पूरे भर के नहीं, मेन मेन जो आपके इंपोर्टेंट पेपर में आ सकते हैं। सिगनपुर संगू, सिगनपुर, सिगनपुर का शंभू महादेव मंदिर, शंभू महादेव मंदिर, ठीक है ना। जैसे आपको जीजाबाई ने गणेश मंदिर का निर्माण कराया था, गणेश मंदिर बनाया था। यहाँ पे येसुबाई आपके हाथ, येसुबाई महोदय, महोदया, येसुबाई ने क्या आपके पाषाण ने, पाषाण के शिवालय का जीर्णोद्धार कराया था। ये नहीं पूछा जाएगा आपसे, ठीक है ना, नहीं पूछा जाएगा। ऐसे आप विजयनगर शासक में आ जाओ, विजयनगर, तो विजयनगर के शासक आपको कृष्णदेव राय, कृष्णदेव राय, इनका आपको हजारा राम मंदिर मिल जाएगा, विट्ठल स्वामी मंदिर मिल जाएगा, विट्ठल स्वामी,
मंदिर आपको मिल जाएगा, ठीक है ना। ठीक है, ऐसे आपको बहुत सारे मंदिर मिल जाएंगे। आपको बहमनी साम्राज्य के 7 मकबरे मिल जाएंगे, 16 खंबे वाली मस्जिद मिल जाएगी, चांद मीनार मिल जाएगी। ऐसे आपको बहुत सारे स्थापत्य आपको देखने को मिलेंगे। जल्दी सुपर पूरा एक बार दिल्ली सल्तनत से लेके, क्षेत्रीय शासक से लेके मुगल काल तक लेके पूरा स्थापत्य आप रिवाइज करो। अब आते हैं अपन साहित्यिक स्रोतों पर। किस बात है बेटा, जल्दी रिवाइज करो। फिर आते हैं साहित्यिक स्रोतों पर। सबसे महत्वपूर्ण चीज साहित्यिक स्रोत है। बहुत सारी बुक्स के नाम आएंगे, याद रखना। इतिहासकार के नाम आएंगे, याद रखना। साहित्यिक स्रोत की जब बात करते हैं, शब्द इतिवृत्ति आती है। इतिवृत्ति क्या होती है? आप लोग इतिवृत्ति कमेंट में टाइप करो या अपने मुंह से बोलो। एक बार सिलेबस खोल दो यहाँ पे, जिससे आपको समझ में क्या हम लोग पढ़ रहे हैं। तो जल्दी रिवाइज करो, मैं आपको एक बार सिलेबस खोलूँ। देखो यहाँ पे, आप देखोगे यहाँ पे तो देखो, सबसे पहले मैं क्या देखा, संकल्पना देखी। अमराम, एकता, जजिया, मनसब, देशमुख, नाड़ू, जौहर। जौहर छूट गया, हुंडी छूट गया। साका, सुलह, कुल, चौथ, पोलीगर, जागीर। फिर अरबों के आक्रमण नहीं देखा हमने, अभी इसको देखेंगे हम लोग। अभी हम लोग स्रोतों पे आ गए। इस पर स्रोतों पे आ गए हैं। स्रोतों पर, ठीक है ना। स्रोत देखने लग गए हम लोग, ठीक है ना। क्या, स्रोत देखने में लग गए हम लोग, जो आपके लिए महत्वपूर्ण है। यहाँ से इसमें स्रोत नहीं दिया गया, बट हम लोग स्रोत देखने, इसलिए स्रोत आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है। क्वेश्चन यहाँ से आते हैं, ठीक है ना। भयंकर स्रोत आपके लिए महत्वपूर्ण है। हम लोग सल्तनत काल में गौरी वंश देखेंगे, मोहम्मद गौरी देखेंगे। ये हम लोग कश्मीर के राजा वगैरह देख चुके हैं हम लोग, ये हम लोग देख चुके पहले, आपको याद होगा। जो अंतिम मैंने क्लास की थी, रिकॉर्डिंग की थी, यूनिट 4 में की थी, वहां पर डिटेल में इनको किया था हमने। मुझे प्रीतियर सबको किया था यहाँ पे हमने, बराबर ना। तो इतना आपके लिए परेशान नहीं होना है, रखना। हम लोग चलेंगे टू द पॉइंट, अकॉर्डिंग यूनिट के हिसाब से ही, अलग से नहीं भागेंगे हम लोग, ठीक है ना। निकाल लोग सोच रहा अलग से भाग रहे हैं, नहीं, बिल्कुल भी अलग से नहीं भागेंगे हम लोग, ठीक है ना। चलो आगे बढ़ते हैं हम लोग। अच्छा, आपको लग रहा हो क्लास बड़ी हो रही है, एक आध घंटे करके रिकॉर्ड करके छोड़ दूं। अच्छा, एक काम करते हैं, आज क्लास को यहीं पे छोड़ता हूँ मैं, और आप लोग बताओ क्या इस प्रकार की क्लास पसंद आएगी तो मैं इस प्रकार से करवा दूँ। तो बड़ी बड़ी क्लास रिकॉर्ड करके दे दूंगा मैं। क्या इस प्रकार से करवा दूँ, इतना बता देना आप लोग, ठीक है ना। लगे तो मैं कंटिन्यू करा के बड़ी बड़ी क्लास करूँगा, छोटे नहीं, क्योंकि मुझे भी नहीं है समय। करवा दूंगा 5 दिन का भी, थोड़ा रिलैक्स से जितना होगा उतना अच्छे से करवा दूंगा मैं। बट आप लोग इतने परेशान मत हो, जो भी होगा मैं अच्छा कराऊंगा, बिल्कुल भी परेशान मत हो यार। आप लोग की परेशानी जान पा रहा हूँ, मैं खुद को भी देख रहा हूँ, है कि नहीं। तो बेस्ट ऑफ लक, बेस्ट विशेष, जय हिंद, जय भारत। ये आपके लिए क्यूआर कोड है, चाहो तो आप लोग डोनेशन दे सकते हो।